नमस्कार दर्शकों, healthfortnight.com के एक नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शरीर के एक वाइटल ऑर्गन के बारे में, जिसको कि फिल्ट्रेशन प्लांट भी कहा जाता है, जो 24 घंटे आपके रक्त की सफाई करता है और साथ में शरीर की जितनी अशुद्धियां होती हैं उनको बाहर करने का काम करता है। हम बात कर रहे हैं किडनी के बारे में या गुर्दे के बारे में। और ये ऐसा महत्वपूर्ण ऑर्गन है जो अगर अपना काम जरा सा भी गड़बड़ करने लगता है तो हमारे पूरे शरीर में अव्यवस्था मच जाती है। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो लगातार अगर आपके शरीर में बनी रहती हैं तो धीरे धीरे ये किडनी को डैमेज करना शुरू करती हैं और एक स्थिति ऐसी भी आती है कि किडनी अपना काम करना बंद कर देती है और हमें दौड़ करके उसके ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना पड़ता है और कभी कभी हमारी मृत्यु भी हो जाती है। तो जो डायबिटीज़ है वो किस तरह से किडनी को अफेक्ट करती है, आज हम इस बारे में जानने के लिए मौजूद हैं शहर के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय गुप्ता के साथ, जो कि आराधना किडनी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में पुनः स्वागत है। और सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो डायबिटिक किडनी डिजीज़ है ये क्या है? देखिए, डायबिटीज़ की वजह से जो किडनी पर असर पड़ता है उसको डायबिटिक किडनी डिसीज़ कहते हैं। तो डायबिटीज़ जैसा कि माना जाता है कि शुगर के बढ़ने से होती है, परंतु शुगर बढ़ना एक अलग फैक्ट है। शुगर बढ़ने की वजह से जो खून की नलियां होती हैं, एक्चुअली वो खून की नलियां अफेक्ट होती हैं और खून की नलियों के अंदर जो है वो डिपोजिशन होने लगता है, या तो लिपिड डिपोजिशन होता है, या वो इतनी संकीर्ण हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं कि शरीर के विभिन्न अंगों को खून की सप्लाई कम हो जाती है या ब्लड सप्लाई कम होती है। उसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अगर हार्ट को ब्लड सप्लाई कम होती है तो कोरोनरी सक्रिय हो जाती हैं, तो हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर ब्रेन को सप्लाई कम होती है तो सीवीए होते हैं या पैरालिटिक अटैक्स हो सकते हैं, जिसको अपन ब्रेन अटैक्स कहते हैं या स्ट्रोक्स कहते हैं। इसके अलावा अगर आंखों में सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है तो आंखों की जो खून की पतली पतली नलियां होती हैं वे ब्लॉक हो जाती हैं, या वे इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि वो आंखों के अंदर रप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं, तो आंख के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, तो आंख का पर्दा खराब हो सकता है उसके अंदर, तो उसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। इसके अलावा जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसको जो बारीक बारीक नलियां जो ब्लड सप्लाई करती हैं, वो नर्वस सिस्टम में भी विकृति उत्पन्न हो जाती है और उस विकृति को डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। तो डायबिटीज रोग एक परंतु कॉम्प्लिकेशन अनेक, यानी पेड़ एक परंतु डालियां अनेक। उसी प्रकार से किडनी के अंदर भी जब ब्लड सप्लाई की कमी होती है या टिश्यूज के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो एक तरीके से उसको ग्लाइकेशन कहते हैं। तो इस ग्लाइकेशन की वजह से टिश्यूज डिस्फंक्शन में चले जाते हैं और धीरे धीरे करके वे नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि टाइप 1 और टाइप 2 तरह की डायबिटीज़ होती हैं, तो इसमें से कौन सी जो टाइप है वो किडनी के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होती है, और इसका क्या ओवर द ईयर्स आप देख रहे हैं कि कितने संख्या में या कितने प्रतिशत में ये आगे बढ़ रही है? जब हम स्टूडेंट्स हुआ करते थे या जब एमडी तक के छात्र थे, उस समय तक टाइप 2 डायबिटीज़ का नाम बहुत ज़्यादा नहीं आता था। मैं बात कर रहा हूँ ये 80 से सन 1980 से 90 के दशक के बीच की। तो टाइप 1 डायबिटीज़ बड़ी खतरनाक मानी जाती थी साहब, कि टाइप 1 डायबिटीज़ है तो टाइप 1 डायबिटीज़ के नंबर ऑफ पेशेंट्स कम थे, यानी संख्या कम थी, कम है, आज भी कम है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ के कारण अलग हैं। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है। चूंकि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, हम लोग मॉडर्नाइज हो रहे हैं, तो हमें टाइप 2 डायबिटीज़ आजकल ज़्यादा हो रही है। अब दोनों में किडनी का अफेक्शन सेम है, हालांकि डेटा चेंज होते रहते हैं, परंतु पहले टाइप 1 डायबिटीज़ में ऐसा माना जाता था कि 25% तक, यानी 1/4 पेशेंट्स में किडनी का इन्वॉल्वमेंट होता है या नेफ्रोपैथी होती है, और टाइप 2 डायबिटीज़ में इसकी संख्या कम है या 6 से 10% माना जाता था। परंतु अभी जो डाटा चेंज होके आ रहा है और जो नई रिपोर्ट्स हैं उनके तहत दोनों में समान रूप से किडनी का इन्वॉल्वमेंट पाया जा रहा है, पर टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। जी, तो डॉक्टर साहब, एक कॉमन क्वेश्चन ये भी आता है कि मुझे या किसी भी व्यक्ति को अगर डायबिटीज़ है तो क्या ये ज़रूरी है कि वो आगे चल करके किडनी की समस्या में कन्वर्ट होगी या किडनी डिजीज़ में कन्वर्ट होगी? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अब इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम ज़्यादातर जो अपने आसपास पेशेंट्स देख रहे हैं वो सब टाइप 2 डायबिटीज़ के हैं। ज़्यादातर की उम्र जो है वो 35 वर्ष से अधिक की है और प्राय इन लोगों में इंसुलिन समान होती है, इंसुलिन की मात्रा तो ठीक होती है इनके शरीरों में, परंतु वो इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो जाने की वजह से ये टाइप 2 डायबिटीज़ में ब्लड शुगर बढ़ा रहता है और वो रेजिस्टेंस पैदा होता है। हमारे बहुत सारे कारण हैं उसकी वजह से पैदा होता है। तो
हर एक टाइप 2 डायबिटिक को किडनी फेल हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। जैसा मैंने बताया कि 25% लोगों में, और किसी में ऐसा भी माना गया है कि 40% तक हम इसकी वो मान सकते हैं, जो इंसिडेंस जिसे हम कहते हैं या प्रीवेलेंस कहते हैं, तो 40% तक मरीजों में किडनी की विभिन्न स्टेजों पे इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि मेरी प्रैक्टिस में, और ऐसा डेटा भी मौजूद है, कि टाइप 2 डायबिटीज़ के 1 से 2% किडनी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हों कभी जिंदगी में पता ही नहीं चला कि उनको डायबिटीज थी, और उनको किडनीज का भी अफेक्शन जिस वक्त वो डिटेक्ट हुए उसी वक्त पता चला कि साहब इनकी तो किडनी भी अफेक्टेड है, इनका तो हार्ट भी अफेक्टेड है। तो एक तरीके से ऊपर से जैसे बिजली गिर गई हो जी, ऐसा रहता है। तो डॉक्टर साहब, इसके बाद ये जानना चाहेंगे हम कि जो आम लोगों में जैसे ही पता चलता है कि मुझे किडनी में ये समस्या आ रही है और वो डायबिटीज़ की वजह से है, तो उनको क्या घबराना चाहिए? ये कितना चिंताजनक है या कितना सीरियस है ये इस तरह की समस्या अगर होती है तो? देखिए, डायबिटीज़ में सबसे पहला जो डिफेक्ट आता है वो डिफेक्ट आता है किडनी की फिल्ट्रेशन बढ़ जाती है, तो पेशाब ज़्यादा बनने लगती है। पेशाब ज़्यादा बनने लगती है, और ये जो प्रक्रिया है, कोई मैंने जैसे बताया मकान के उदाहरण से कि एक दिन में तो होती नहीं है, इसको वर्षों लगते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा यूरिनेशन हो रहा है और ब्लड शुगर कंट्रोल करने के बाद भी यूरिनेशन हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि कोई और विकृति जो है वो अंडरलाइंग है या साथ में है, तो उसका पता लगाना ज़रूरी है। अगर हमारी बॉडी में एक हम टेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं सीरम क्रिएटिनिन। अगर सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आता है तो ये मेरे हिसाब से एडवांस स्टेज है डायबिटिक नेफ्रोपैथी की। तो इसीलिए डायबिटीज़ के अंदर किडनी बहुत पहले ही इन्वॉल्व हो जाती है, परंतु उसकी डिटेक्शन उतनी ही लेट होती है। चूंकि हम ज़्यादातर डिटेक्शन जो ब्लड टेस्ट से करते हैं वो बहुत लेट पॉजिटिविटी उसके अंदर हमको मिलती है। इसके पहले कुछ और टेस्ट होते हैं जो यूरिन के द्वारा किए जाते हैं, वो टेस्ट हमें करना चाहिए। वो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से अपन वो टेस्ट करके इनिशियल स्टेज में ही इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। जी, तो जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि सबसे पहला एक सिग्नल जो आता है वो आता है कि यूरिनेशन आपका बढ़ जाता है बॉडी में, तो ये एक कारण दिखाई दिया कि ये किडनी आपकी समस्याग्रस्त हो रही है। तो ऐसे और कौन से कारण होते हैं जिनको देख करके हमको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब हमारी किडनी जो है समस्याग्रस्त होने जा रही है? देखिए, होने जा रही है और हो गई है जी, इन दोनों के बीच में फ़र्क है। जैसे जो हो गई है तो उसमें तो बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, परंतु जो होने जा रही है उसका कोई लक्षण नहीं है, उसको हम टेस्टों के द्वारा पता लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है, कई बार जैसे डायबिटिक पेशेंट है तो उसको आंखों में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है या आई साइट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वे नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं, वो कहते हैं साहब आपकी आंखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी है। 95% केसेस जिनको डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है वही सेम बीमारी किडनी में भी होती है। यानी डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है खून की नलियों की विकृति की वजह से, तो वही विकृति जो है किडनी में भी होगी। तो यानी उनको सावधान हो जाना चाहिए जो लोग आंखों का इलाज करा रहे हैं और जिन्हें नहीं मालूम है कि अभी किडनीज में भी इन्फेक्शन हो सकता है या डायबिटीज का असर हो सकता है, उन लोगों को किडनी के भी जांच कराना चाहिए। सबसे पहले किडनी से प्रोटीन जाना शुरू होता है इसमें, और उससे भी पहले मैं बता दूं कि किडनी का साइज बड़ा हो जाता है जी। किडनी का साइज बड़ा हो जाता है, और प्रोटीन जो होता है वो दो तरह से जाता है। एक तो वो जो रूटीन टेस्ट से पहचाना जा सकता है, एक उसके लिए जिसमें थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड टेस्ट होता है, और इस टेस्ट को हम कहते हैं माइक्रो एल्बुमिन की जांच। तो अगर यूरिन में माइक्रो एल्बुमिन डिटेक्ट हो जाता है, ये स्टेज वो है जब आप डायबिटीज कंट्रोल करोगे और दवाइयां करोगे, तो ये स्टेज रिवर्सल में हो जाती है। यहाँ पे आप रिवर्ट कर सकते हो। तो सर आपने जैसे कि ये 2 जांचें बता दी, इसके अलावा भी कोई जांचें होती हैं ताकि किडनी की हेल्थ के बारे में पता चल सके और पर्टिकुलरली डायबिटीज़ को लेकर के हम अंदाज़ा लगा सकें? देखिए, डायबिटीज़ एक प्राइमरी डिसीज़ है, और अगर आपने ब्लड शुगर का कंट्रोल कर लिया तो एक स्टडी हुई थी 80s की स्टडी है, बहुत पुरानी, उसको यूकेपीडीएस कहते हैं। तो यूकेपीडीएस में ये बात तथ्यपूर्ण ढंग से रखी गई थी और बिल्कुल साफ थी कि अगर आपका जब से आप डिटेक्ट करते हो डायबिटीज़ को, उससे अगले 5 साल के बीच में आप बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल बना के चलते हो और अपनी शुगर बिल्कुल कंट्रोल में रखते हो, तो अगले आने वाले 10-15 सालों में कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हो जाती हैं। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी का सबसे पहला इलाज तो ब्लड शुगर का एक्सीलेंट कंट्रोल रखना है। ब्लड शुगर को आप कंट्रोल करके रखें, अपना हीमोग्लोबिन A1C की वैल्यू 7% या उससे नीचे होना चाहिए। आपकी फास्टिंग शुगर, आपकी पोस्टप्रेंडियल शुगर्स वगैरह, ये सब अगर कंट्रोल हैं
तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी होने के चांसेस 50 to 60% घट जाते हैं, यानी बहुत कम हो जाते हैं। और उससे रिलेटेड माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में दो तरह की कॉम्प्लिकेशन होती है डायबिटीज में। एक होती है जो खून की बड़ी नलियों की बीमारी होती है, उसको मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। एक जो खून की छोटी नलियों को अफेक्ट करती है, वो माइक्रोवैस्कुलर होती है। तो माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन ब्लड शुगर कंट्रोल से रिलेटेड है। तो अगर कंट्रोल हो गया तो आपका आगे चल के कॉम्प्लिकेशन होगा ही नहीं जी। तो बेस्ट इज टू कंट्रोल द डायबिटीज फर्स्ट, और उसके बाद ये पता लगाएं कि आपको जब डिटेक्ट हुआ है तो उस समय किडनी का प्रॉब्लम है या नहीं है। किडनी से भी ब्लड प्रेशर जनरेट होता है, यानी ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत शूट करता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट में अगर ब्लड प्रेशर भी साथ में आ गया है तो आप दो शत्रुओं के शिकार होंगे, आप अकेले पड़ जाएंगे। इन दो से निपटना पड़ेगा। तो जो लोग खाली डायबिटिक हैं वो लोग तो भी बहुत सेफ साइड पे हैं, पर जिनमें डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर हो गया उनमें किडनी अफेक्ट होने की संभावना 40% से भी ऊपर चली जाती है। जी, ये तो चौंकाने वाला आंकड़ा है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, दो चीज़ों पर हम और चर्चा करेंगे। पहली तो ये है कि जैसा आपने बताया कि प्रिवेंशन वाली बात, तो प्रिवेंशन में आपने कहा कि जांचें भी हो जानी चाहिए समय पे, आपको ब्लड शुगर और बाकी चीज़ों को कंट्रोल में रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रहें तो इसके लिए खान पान किस तरह का होना चाहिए, ये भी हमारे थोड़ा दर्शकों को बताएं। एक बार लोगों को डायबिटीज़ के बारे में थोड़ी भ्रांति है कि चावल खाने से जो है वो शुगर अनकंट्रोल हो जाती है, लेकिन चावल हो या गेहूं की रोटी हो, दोनों में लगभग समान ही कैलोरीज होती हैं। अगर आप चावल खाना चाहते हैं, क्योंकि ये गेहूं तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, 3-4 जगहों में जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यहीं पे खाया जाता है। बाकी पूरा विश्व जो है वो तो चावल खाता है, और वहाँ पे डायबिटिक्स हैं, ऐसा नहीं है, तो वो भूखे नहीं रहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि गेहूँ और चावल के बीच में जो भ्रांति है वो खत्म करें। तो चावल भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके साथ डायरेक्ट शुगर्स अवॉइड करना चाहिए। डायरेक्ट शुगर्स यानी मीठा। हिंदुस्तान तो मिठाइयों का देश है, बहुत मीठा खाते हैं यहाँ पे लोग, लेकिन बट हमको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। एक तो चीज़ ये, स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है डायबिटिक नेफ्रोपैथी को बढ़ावा देने के लिए या डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि स्मोकिंग से खून की नलियाँ सिकुड़ने लगती हैं। डायबिटीज़ वैसे ही खून की नलियों को अफेक्ट किया होता है और स्मोकिंग के द्वारा वो और सक्रिय हो जाती है। तो साहब, डायबिटिक पेशेंट्स में हार्ट की बीमारी का बढ़ना, ब्रेन की बीमारी का बढ़ना, स्ट्रोक्स का बढ़ना और किडनी फेलियर होना, ये तीनों स्मोकिंग से रिलेटेड है। और चौथे नंबर पे बात आती है आपकी आंखों की बीमारी की, जो डायबिटीज में होती है, ये भी स्मोकिंग से रिलेटेड है। तो वन हैज टू अवॉइड, कंप्लीटली अवॉइड दी स्मोकिंग। बिल्कुल स्मोकिंग बंद करें, या तंबाकू के अन्य उत्पाद जो हैं उनका भी प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो एक तो ये होगी। बाकी खान पान में सामान्य रहें। डायबिटीज के द्वारा एक और चीज होती है कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो लिपिड्स यानी खून के अंदर जो एथेरोजेनिक प्रोफाइल, इसे हम कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, यानी एथेरोमा या कोलेस्ट्रॉल प्लाक जो खून की नलियों के अंदर बनते हैं, उसकी टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। तो वो बीमारी, जब उसको अगर कंट्रोल करना है तो हमें अपनी भोजन संतुलित रखना होगा, प्रोटीन्स की मात्रा संतुलित रखनी होगी, शुगर्स की मात्रा संतुलित रख। ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ही छोड़ दें साहब हम, लेकिन हमारे खाने में ही बिना मीठे के ही इतना कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल हो जाता है कि अगर शुगर पेशेंट है तो उसके लिए एक्स्ट्रा लेना घातक सिद्ध हो सकता है। जी। तो डॉक्टर साहब, ये हो गई प्रिवेंशन की बात। तो जो हमारे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था, जैसे मैंने आपसे कहा था, अब वो आता है कि सपोज अब आपको ये समस्या हो ही गई है, तो अब इसके उपचार किस तरह के अवेलेबल हैं, इस बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा जानकारी दें। सबसे पहले तो जैसा आपने बताया समस्या हो गई, अब इसके एक तो हम उस टॉपिक पे थे कि प्रिवेंशन कैसे करना है। तो प्रिवेंशन तो वो स्टेज कहलाएगी जबकि डिसीज आई ही नहीं है, तो हमें उसको रोकना है या रोकथाम करनी है। परंतु मैं क्या देखता हूं कि ज्यादातर लोगों को डिसीज अचानक से पता चल रही है कि गए थे किसी और इलाज के लिए और वहां किसी डॉक्टर ने बता दिया कि साहब आपका तो सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। तो वो क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ जो है उसको लेकर वो परेशान रहते हैं कि साहब ये क्या हो गया। देखिए, एक बात बड़ा क्लियर कट आपको बता दूं कि सीरम क्रिएटिनिन जांच एक वैल्यू जब उसकी होती है 1 जो होती है वो उसकी अपर लिमिट होती है, और अगर किसी का अपर लिमिट क्रॉस हो जाती है यानी सीरम क्रिएटिनिन 1 के ऊपर चला जाता है या 1.5, 1.6, 1.7 इतना भी चला जाता है, तो ज़्यादातर जगह लोगों को, मरीजों को ये सलाह मिलती है कि साहब ये तो बहुत अर्ली स्टेज है, बहुत ही, इसमें कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, खास बात नहीं है, ये कहना अपनी जगह ठीक है, परंतु साइंटिफिकली अगर आप देखो तो जब किडनी का 50% फंक्शन खत्म हो जाता है,
सिर्फ उसी अवस्था में सीरम क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, यानी वो अपनी अपर लिमिट को क्रॉस करेगा। इसका अर्थ समझिए, ये अलार्मिंग है। हाँ, आपने अपना 50% किडनी का फंक्शन खो दिया है, अब आपको पता चल रहा है, अब आपके पास कितना सहेजने के लिए है, ये बहुत जरूरी है। तो सीरम क्रिएटिनिन बहुत पुअर मार्कर है। एक और मार्कर होता है इसका, सिस्टेटिन सी करके जांच होती है, लेकिन थोड़ी महंगी होती है, इसलिए रूटीनली नहीं कराते हैं। पर डायबिटीज में आज भी जो जांच सबसे कारगर है वो है सिंपल यूरिन टेस्ट। देखिए, यूरिन में अगर प्रोटीन जाना शुरू हो गया है, आप डायबिटीज की स्टेज पार कर रहे हैं। अगर क्लासिफिकेशन वाइज देखें तो मैं आपको बताता हूं कि डायबिटीज को 6 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 4, 5, 6 नेफ्रोपैथी की। स्टेज 1 एंड 2 सब क्लिनिकल कहे जाते हैं, इनको पता नहीं लगाया जा सकता है। जीएफआर आप कराओगे, जीएफआर होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये एक जांच होती है जो विशेष न्यूक्लियर मेडिसिन में होती है, हालांकि सब जगह अवेलेबल है, भोपाल में तो बिल्कुल नॉर्मली 3-4 जगह पे होती है। तो जीएफआर बढ़ा हुआ होता है, तो जीएफआर बढ़ा होना शुरू की फर्स्ट और सेकंड स्टेज में है। थर्ड स्टेज में जीएफआर नॉर्मल हो जाता है या कम होने लगता है। फोर्थ स्टेज में प्रोटीन जाना शुरू करता है। थर्ड स्टेज में माइक्रो प्रोटीन जाना शुरू करता है, जिसे माइक्रो एल्बुमिन्यूरिया कहते हैं। एक विशेष टेस्ट होता है, आप माइक्रो एल्बुमिन्यूरिया का पता लगा लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ये अर्ली स्टेज में। फिर इसके बाद फोर्थ स्टेज पे आ गए तो उसमें पेशाब में प्रोटीन जाना, शुरुआत में कम प्रोटीन जाएगा, तो आप जांच कराओगे यूरिन में 1+, अगले साल जांच कराओगे 2+, तीसरे साल 3+, चौथे साल 4+। 4+ यानी आप स्टेज 4 को क्रॉस करने वाले हैं। 4+ जब प्रोटीन होता है उस स्टेज के बाद सीरम क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू करता है, यानी आपको यू स्टिल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू टेक केयर ऑफ वॉट एवर इज गोइंग ऑन। जो हो रहा है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो 4+ पे चले गए, इसके बाद क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, और जब क्रिएटिनिन बढ़ता है वो हमारी स्टेज होती है 5। और जब हमारा क्रिएटिनिन इतना ज्यादा बढ़ जाता है, हमारे किडनी का फंक्शन 10% के नीचे चला जाता है, तब हमें जरूरत पड़ने लगती है कि हमें डायलिसिस करनी पड़े। हो सकता है कि हमें किडनी को चेंज भी करना पड़े, जिसे ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो वो स्टेज कहलाती है स्टेज 6, यानी बिल्कुल बर्नट आउट डिसीज है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट में एक खास बात और होती है कि किडनी अगर कम काम करती है तो इनकी शुगर नॉर्मल आना शुरू हो जाती है। तो यानी जिस दवाई पे उनकी शुगर कंट्रोल थी, उसी दवाई से हाइपोग्लाइसीमिया होने लगता है। अगर ऐसे एपिसोड बार बार हो रहे हैं तो आपको चिकित्सक से मिलना चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया का कारण किडनी तो नहीं है। कि हाइपोग्लाइसीमिया होने का मतलब ये नहीं कि डायबिटीज ठीक हो रही है, इसका मतलब है आप अपनी किडनी की तरफ देखिए कि वहां कुछ गड़बड़ है, वो इंडिकेशन। वो एक इंडिकेशन होता है। तो इसलिए ज्यादातर लोग हमें ऐसे ही पकड़ में आते हैं कि साहब शुगर हमारा डाउन हो रहा था, बार बार शुगर डाउन हो रहा था। शुगर इसलिए डाउन हो रहा था क्योंकि किडनी भी इंसुलिन को डिग्रेड करती है, कैटाबोलाइज करती है। 40% इंसुलिन बॉडी की जो होती है वो किडनी से ही मेटाबोलाइज होती है। तो किडनी अगर खत्म हो रही होगी तो इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है सडनली, तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल होने लगती है। अगर किसी डायबिटिक पेशेंट में जो बहुत अनकंट्रोल था उसकी डायबिटीज ठीक रहने लगे, अगेन इट्स एन इंडिकेशन कि आपकी किडनी अफेक्ट हो रही है। जी, ये तो बहुत बड़ी बारीकी है, इस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, बल्कि वो खुश होना शुरू हो जाते हैं कि मेरी डायबिटीज कंट्रोल हो रही है। बस ये बहुत बड़ी चीज है जी। तो इस पे ध्यान देना जरूरी है। एक और बात रहती है कि इस तरह के पेशेंट जो जिनको शुगर लंबे समय से, उनको हमेशा पेन किलर्स के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि वो मार्केट से लेके तरह तरह की दवाइयां खाते रहते हैं, क्योंकि डायबिटिक किडनियां बड़ी कच्ची किडनी होती, कच्ची मतलब मैं अब मोटी भाषा में बता रहा हूं कि बड़ी कमजोर किडनियां होती हैं। अब इस किडनी के ऊपर कोई भी अन्य इन्फ्लुएंस अगर आएगा या कोई भी चीज से इनको अफेक्ट होगा तो वो जल्दी अफेक्ट हो जाती है एक नॉर्मल किडनी के मुकाबले। तो आपने पेन किलर खा लिया, 2-4 दिन कॉम्बिफ्लेम की गोली खा ली, कुछ नहीं तो यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, तो उससे भी अफेक्ट हो सकती है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स में इन्फेक्शन बहुत बड़ा कारण है। डायबिटीज यानी शुगर यानी आपकी इम्यूनिटी का लो हो जाना। आपको यूरिन के इन्फेक्शन बहुत होते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स में यूरिन के इन्फेक्शंस दूसरों के मुकाबले थोड़े से ज्यादा होते हैं, और ज्यादा होते हैं वो तो ठीक है, परंतु इसके अलावा इसके परिणाम बहुत गलत होते हैं कि अगर दूसरे व्यक्ति को 4 दिन में इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, डायबिटिक पेशेंट को 14 दिन लग सकते हैं। यही नहीं बल्कि उनके जो लोअर ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होते हैं, जो ब्लैडर का होता है, जो यूरेथ्रा का होता है, वो इन्फेक्शन सीधे किडनीज तक चला जाता है और किडनीज को अफेक्ट करता है। तो डायबिटिक पेशेंट में किडनी का इन्फेक्शन एक 5 से 10% पेशेंट्स के अंदर बहुत बड़ा कारण है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो डायबिटिक किडनी की बात हम कर रहे हैं, तो इसके शुरुआती लक्षणों के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, एक बहुत कॉमन लक्षण जो डायबिटिक पेशेंट्स में देखने को मिलता है वो ये होता है कि जैसे अपन कहीं बस में जा रहे हैं, ट्रक में, ट्रेन में जा रहे हैं,
तो जब पैर लटका के बैठते हैं तो पैरों के ऊपर सूजन आने लगती है। नॉर्मली ये होता है कि लोग बहुत कम इस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं, वो कहते हैं कि साहब पैर लटका के बैठे थे, बाद में हम सो गए, रात में सुबह उठे तो ठीक रहे। डिपेंडेंट इडीमा या हैंगिंग इडीमा इस चीज़ को कहा जाता है, और ज़्यादातर इस तरह के केसेस के अंदर यूरिन में प्रोटीन की प्रेजेंस पाई जाती है। तो पैर लटका के बैठने पे अगर सूजन हो रही है तो ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी की पहली स्टेज है। और इसके अलावा यदि आपकी आईज के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मान के चलिए कि किडनीज में भी वही प्रॉब्लम है। तीसरा मैंने आपको बताया था कि शुगर का बार बार लो हो जाना, ये भी डायबिटिक नेफ्रोपैथी की ओर संकेत होता है। इसके अलावा रात में 2 बार से अधिक अगर आप पेशाब करने के लिए आपकी नींद खुल रही है या आपको उठना पड़ रहा है, ये भी डायबिटिक नेफ्रोपैथी की तरफ इशारा देता है। तो कुल मिला के ये 3-4 सिम्टम्स ऐसे हैं हमारे, ये सूजन वाला, शुगर कम होने वाला, ये एक किसी डायबिटिक पेशेंट में अगर ये हो रहा है तो उसको अपनी किडनी का चेकअप कराना चाहिए। और अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर साथ में ही है तो भले ही उसका किडनी की रिपोर्ट क्या आती है, हर 6 महीने या साल भर में उसको अपनी किडनी का चेकअप कराएं, अपनी यूरिन में प्रोटीन देखें और अपना सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया की जांच उनको आवश्यक तौर पे करानी चाहिए। इसके अलावा कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें किडनी अफेक्ट होती है हार्ट की वजह से, इसको हम कार्डियो रीनल सिंड्रोम कहते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट में हार्ट की एक विशेष बीमारी होती है जिसे डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। अगर कार्डियोमायोपैथी है उससे थ्रू भी किडनी अफेक्ट होती है। तो डायबिटिक पेशेंट में खुद डायबिटीज़ के चलते, ब्लड शुगर बड़ी होने के चलते, एथेरोस्क्लेरोसिस होने की वजह से या कोलेस्ट्रॉल प्लैक बनने की वजह से, ठीक है, तीसरा बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से, चौथा हार्ट के वीक होने की वजह से, ये सब चीज़ें डायबिटिक में जो है वो किडनीज को कमज़ोर करती हैं। और इसके अलावा कई, जैसे हिंदुस्तान में चलता ही है, छोटा मोटा एलिमेंट हुआ, कुछ भी हुआ, हेडेक हुआ, एक दर्द की गोली लेके खा ली, तो पेन किलर्स अवॉइड करने चाहिए। सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं बेधड़क। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ ये है, मैं बताने जा रहा हूँ आपको, कि अगर आपकी फैमिली में डायबिटिक्स हैं, जैसे कि फैमिली यानी ब्लड रिलेटिव्स या फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स, माता पिता भाई बहन, ठीक है, अगर इनमें डायबिटिक हैं और उनमें से किसी को किडनी की बीमारी हुई है तो आपको 50% से ज़्यादा चांसेस है कि आपको भी वही एलिमेंट हो सकता है, बशर्ते आप अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखें। तो शुगर का कंट्रोल रहना, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रहना, ये 2 चीज़ें अत्यावश्यक हैं किसी भी डायबिटिक नेफ्रोपैथी की कॉम्प्लिकेशंस को टालने के लिए। ऐसा है कि डायबिटीज़ की कोई भी ट्रेन जो चलती है वो एक्सप्रेस से मालगाड़ी बनाई जा सकती है, लेकिन ट्रेन को डेस्टिनेशन पे पहुंचने से नहीं रोक सकते। तो इसीलिए कि अगर आपका सीरम क्रिएटिनिन बढ़ गया है तो आज नहीं कल आपको फाइनली इसके अंतिम अवस्था से गुजरना होगा, लेकिन वो अंतिम अवस्था कल आएगी या 10 साल बाद आएगी, वो प्रोलॉन्ग की जा सकती है, उसको स्लो डाउन किया जा सकता है। रिसर्चेस चल रही हैं, हो सकता है शायद सफलता भी मिले कि हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी को कहीं ना कहीं पर अरेस्ट कर सकें। ऐसा ठीक है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि दर्शकों को जो किडनी में आने वाली समस्याएं हैं और उसके जो बड़े मेजर कारण हैं, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, इनको लेकर के आपको आज ही सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से न केवल किडनी में समस्याएं आती हैं, किडनी फेलियर तक की समस्या हो जाती है और जिससे जीवन पर भी बात आ जाती है। तो हम आशा करते हैं कि आज जो डॉक्टर साहब ने आपको सुझाव दिए हैं, इससे बचाव के आप उनको अपनाएंगे और समय रहते अपनी जांच कराएंगे, जिससे कि अगर वो किडनी की आपके कोई समस्या शुरू हो चुकी है तो उसको हम प्रोलॉन्ग कर सकें, मतलब उसको किसी तरह से आगे बढ़ने से रोक सकें और स्वस्थ जीवन जी सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर।